अवैध साहब, सोशल मीडिया जब से आया है, डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो हर जगह, हर लेवल पे, चाहे वो सियासी लेवल हो, पर्सनल लेवल हो। पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में जो है सियासत के अंदर जो डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाए जा रही है, और अब वो सही है या गलत है उसका तायुन भी नहीं किया जा रहा, ना जिसके खिलाफ खबर लगी है, ना जो लगा रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे आप जब यही सब्जेक्ट्स पढ़ाते होंगे लोगों को, जब अपने स्टूडेंट्स को, तो उस नज़रिए को किस तरीके से पाकिस्तान पे अप्लाई करेंगे? जी। शुक्रिया आसिम। देखिए, जब हम जर्नलिज्म करते थे तब भी और या पढ़ाते हैं तब भी एक लाइन बड़ी वाज़ेह है कि आपने पॉपुलैरिटी को चेज़ करना है या क्रेडिबिलिटी को चेज़ करना है। ये तो मुमकिन है कि आप अपने आप को क्रेडिबल बनाने की कोशिश करें, अपना जो कंटेंट है उसकी सैंक्टिटी का ख्याल रखें और उसके नतीजे में आप पॉपुलर भी हो जाएँ। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉपुलर बनने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे में आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो एथिक्स हैं, जो मॉरल्स हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि के रातों-रात जो है वो बस लाइक्स, व्यूज़ और शेयर्स के का जो एक कल्चर है, उसमें लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अब जब तक मेनस्ट्रीम मीडिया था, अगरचे उस पर भी बहुत से एतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने अखबारात में भी काम किया, टीवी चैनल्स में भी किया, पाकिस्तान में या अमेरिका में भी इत्तेफ़ाक हुआ काम करने का भी, देखने का भी। तो मेनस्ट्रीम मीडिया में एक एडिटोरियल कंट्रोल ज़रूर था कि आप जो खबर लेके आए हैं, आपको उसको जस्टिफ़ाई करना होता था। पहले अपने चीफ रिपोर्टर को, फिर अपने एडिटर को। जब तक वो खबर छप नहीं जाती थी, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस होती थी। आपके पास कागज़ हैं, नहीं हैं, किसी का वर्ज़न ऑन द रिकॉर्ड है या नहीं है। और अगर वो आप साबित नहीं कर सकते थे कि ये खबर जो है ठोस बुनियादों पर है, तो वो खबर नहीं छपती थी। कई दफ़ा ऐसे होता था कि हमारे पास खबर होती थी, लेकिन वो ना छप सकती थी, ना वो टीवी पे चल सकती थी, क्योंकि उसको साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता था। अब जब सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया जो है सबसे पहले सियासत में अमेरिका में इस्तेमाल हुआ। जो बराक ओबामा की पहली कैंपेन थी उसके अंदर फेसबुक का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इसको एक आसान और तेज तर ज़रिया समझा गया लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। अच्छा, वो तो शुरू हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि सियासी जमातों ने इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वो एक जो खबर है उसको मैन्युफैक्चर करें और उसको अपने चाहने वालों तक उस सूरत में पहुँचाएँ जिसमें वो चाहते हैं। और हमारे यहाँ इसको नुक्ता कमाल तक पहुँचाया पीटीआई ने, क्योंकि वो सोशल मीडिया उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। और मैं तो कभी-कभी हैरान होता हूँ कि किस हद तक उनकी कैपेसिटी है कि वो पहले जो है वो फेक न्यूज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको जो है वो प्रोपेगेट करते हैं अपने उस नेटवर्क के थ्रू। और मैं आपको इसकी मिसालें दे सकता हूँ। मसलन ये कि जनरल बाजवा ने बेल्जियम में प्रॉपर्टी खरीद ली है और वो बेल्जियम में जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं रिटायरमेंट के बाद। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो उसको लेकर घूम रहा है। और ये एक तरह से अब पब्लिक नॉलेज बन गई है। बहुत सारे लोग इस पर यकीन करते हैं। आपको याद होगा इससे पहले जनरल कियानी से मुतल्लिक एक खबर आई थी कि जी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जज़ीरा खरीदा हुआ है। वो किसी गुमनाम सी वेबसाइट पर ये आर्टिकल छपा था। इसका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कई दफ़ा हमने इसको जो है इसका कोई सिरा ढूँढने की और सबूत ढूँढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर इसी तरह अगर आप पीटीआई की तरफ वापस आ जाएँ तो ये कि जी नवाज़ शरीफ के भारत में और इसराइल में कारोबार हैं और बड़े उनके वहाँ ताल्लुकात हैं। मैं अक्सर ऐसे लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर ऐसे ही होता तो पूरी जेआईटी में जहाँ नवाज़ शरीफ के फ्लैट निकल आए, पूरी रिपोर्ट थी, कई मुल्कों में कारोबार निकल आए, भारत में कोई कारोबार क्यों नहीं निकला? लेकिन वहाँ पर फिर वो अगेन ये जवाब पेश करते हैं कि जी नहीं, नहीं आपको नहीं पता, वो असल बात जो है ना वो उन्होंने छुपा के रखी हुई है, किसी और मौके पर वो उसको सामने लेकर आएँगे। और आजकल आप देख रहे हैं कि पीटीआई ने वो एक नया जो है वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू इसी तरह फेक न्यूज़ मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी है कि जी हुसैन हक्कानी ने असल में रेजीम चेंज करवाया है।
सो ये अब पीटीआई तो खैर इसमें बहुत ही आगे है, लेकिन दूसरी जमातें भी कैच अप करने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी सोशल मीडिया का इसी तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा, जो ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि नुकसानदेह चीज़ हुई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कॉल आउट करता इस तरह की फ़ेक न्यूज़ को और ऑथेंटिक ख़बरें देता, सच को सामने लाता और लोगों को ये बताता कि जो ख़बर आप तक पहुँच रही है, वो क्यों सही या गलत है, वो खुद भी इसी राह में बहना शुरू हो गए हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की लाइन है वो बड़ी ब्लर होना शुरू हो गई है। अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी खबरें जो आपको दिन में ट्विटर पर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आती हैं, कुछ अरसे के बाद ऐसे लगता है कि वो बल्कि चंद ही घंटों के बाद वो मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंच जाती हैं, किसी ना किसी टीवी चैनल पर आपको चलती हुई नजर आती है। और जवाब उनके पास ये होता है कि जी क्योंकि सारी दुनिया इसको डिस्कस कर रही है तो हमने भी कर दिया। वो एक तरह से ब्लेम अपने सर से उतार देते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते कि उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर सकें। जैसे आप खुद ही अभी थोड़ी देर पहले तस्करा कर रहे थे कि अमेरिका में ये जो बर्फानी तूफान आया है उसके हवाले से पाकिस्तान में अब ये खबरें चलाई जा रही हैं कि जी अमेरिका में तो शायद 70% लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो गए हैं और जो है वो आधे से ज्यादा अमेरिका में बिजली नहीं है और पता नहीं लाखों लोग शायद मर चुके हैं या ज़ख्मी हो चुके हैं। हालाँकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई 50-60 लोग जो हैं उनकी जान गई है अभी तक। कुछ हज़ार या चंद लाख लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं जिनके पास बिजली नहीं है, लेकिन ये चंद स्टेट्स तक महदूद है। लेकिन उसको इस तरह से ब्लो अप करके लोगों के सामने पेश किया जाता है, खास तौर पर वो चैनल जो पीटीआई से हमदर्दी रखते हैं, बोल या इस किस्म के दूसरे चैनल जिनका जो अपने हामियों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि खान साहब को क्योंकि अमेरिका ने नाराज किया है और उनका रेजीम चेंज किया है मुबैना तौर पर, तो अब उसके नतीजे में अमेरिका तबाह होने ही वाला है। वो इस किस्म की खबरें मैन्युफैक्चर करते रहते हैं और उनके जो देखने वाले हैं, जो एक खास तरह की सोच रखते हैं, वो उस पर अंधाधुंध यकीन करते हैं। सो ये एक अफसोसनाक ट्रेंड है। इस पर रिसर्च भी बड़ी हो रही है पूरी दुनिया में। ये कन्फर्मेशन बायस है, ये सेलेक्टिव परसेप्शन है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये बढ़ता ही चला जा रहा है और ख़ास तौर पर सियासी मैदान में इसके नतीजे में जो पोलराइज़ेशन हो रही है, किसी एक जमात से ताल्लुक़ रखने वाले या दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान, लोगों ने इसकी वजह से अपनी दोस्तियाँ, अपने ताल्लुक़, अपने रिश्ते जो हैं, वो दाँव पर लगा दिए हैं। वो मेरा ख़्याल है कि बहुत अफ़सोसनाक बात है। वही सलीम साहब, हमने ये देखा कि अभी जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर आए, तो ब्लू टिक के साथ कुछ सहाफ़ियों ने ये खबर दी कि वो न्यूयॉर्क में गायब हो गए हैं और 2 दिन जो है वो ड्रंक होके और उन्होंने मारा-पीटा और जेल में चले गए। जिसके बाद पीटीआई के लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे इसकी जो है एक मुहिम चलाई और हमारी जब वाशिंगटन में इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें उन्होंने शिकायत भी की एक तरह से चंद चैनल्स का नाम लेके कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं, ये आप पाकिस्तान के नाम से खेल रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का होता है, बिलावल भुट्टो के साथ आप वो मत करें। जब आप ऐसी खबरें चलाते हैं, तो फिर दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। ये भी हमने देखा है कि अपनी खबर के लिए आप पाकिस्तान को जो है ना, वो इतना गिरा देते हैं नीचे। इस पे भी कुछ कहेंगे कि ये वो लोग कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं ना ब्लू टिक, तो होता है कि यार एक अच्छा बड़ा सहाफ़ी है, जो कि रोज़ाना शाम को टीवी पे बैठता है और वो ये ट्वीट कर रहा है। तो मुझे तो बड़ी अजीब-सी फीलिंग्स आती हैं कि यार ये किस किस्म के लोग पाकिस्तान के इस जर्नलिज़्म के शोबे से वाबस्ता हो गए हैं, जिनको इतना सा भी ख़्याल नहीं कि इस खबर में 1% भी सच्चाई नहीं है। आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया और अगर मैं इस पर इतना ही कहूँ कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है जिसके तहत आप किसी सफारत खाने में या किसी मुल्क के सफारतकार को इवन उसके दफ्तर में या उसके घर में काम करने वाले मुलाजिम को या कुक को भी आप जो है वो इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते और गिरफ्तार नहीं कर सकते। कुजा ये कि आप एक मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा को जो है वो गिरफ्तार कर लें और उसका 2 दिन तक पता ना हो मुबैना तौर पर। सो ये लोग अगर यही सोच लेते तो शायद इस तरह की खबरें चलाने की नौबत ना आती। लेकिन मुझे यकीन है कि इनको पता होगा कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन एजेंडा बेस्ड जो सहाफ़त है वो फिर इसी तरह से होती है और उसके नतीजे में सही और गलत बहुत पीछे रह जाता है। अब इसमें इस ट्रेंड को प्रमोट करने में मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारी सियासी जमातों का भी है। अब आपको याद है कि नवाज़ शरीफ को मोदी का यार सबसे पहले
कहना शुरू किया था खुद बिलावल भुट्टो ने, और उसके बाद जो है वो पीटीआई ने भी उसको पिक कर लिया। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें ये कहा करती थी कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। अब पीटीआई अपोजिशन में है और जिन जमातों की हुकूमत है तो पीटीआई उन पर इल्जाम लगाती है कि जी इन्होंने भारत के साथ दोस्ती कर ली, ये अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहे हैं और मुल्क को बेच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातें जो हैं वो ये मानने पर तैयार नहीं होती कि इकोनॉमी या फॉरेन पॉलिसी जैसे जो मामलात हैं जिनकी हसास नौयत होती है उनको इस तरह के छोटे छोटे सियासी मफादात से बालातर रखना चाहिए। और उसी रॉ में क्योंकि ये लोग न्यूज मेकर होते हैं, टीवी चैनल भी आजकल और उनसे वाबस्ता सहाफ़ी भी कभी किसी एक जमात से और कभी किसी दूसरी जमात से जुड़े हुए होते हैं, तो वो भी फिर जो है वो लाइन लेकर चलना शुरू हो जाते हैं और उसमें सच कहीं बहुत पीछे रह जाता है, जैसे कि आपने तस्करा किया। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब हम थोड़ा-सा हुसैन हक्कानी की तरफ चलते हैं कि अभी जो औरिया मकबूल जान जिनको अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी अमेरिका ने अमेरिका ने और वो सबको पता है क्यों ये लगाई। ये वैसे ओरिया मकबूल जान साहब खुद ये क्लेम करते हैं, अभी तक अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने एक प्रोग्राम किया था टीवी पे, जिसपे इन्होंने अमेरिका के खिलाफ बड़ी नफ़रत आमेज़ उस प्रोग्राम में बातें कही थी। और उस प्रोग्राम के बाद जो है, कुछ अरसे के बाद यहाँ पे उस पे मैंने भी प्रोग्राम कई किए थे कि क्योंकि हमें पता था कि भई आप कौन हैं कि आप कहते हैं कि जी एक क्रेडिट कार्ड की वजह से अमेरिकन शहरी जो हैं कैद में हैं। उन्होंने पूरा डिज़ाइन बनाया था कि क्योंकि क्रेडिट कार्ड की चिप जो है वो आपके लगी हुई है, तो आप कहीं जाते हैं। वो पूरा एक तरह से उन्होंने अमेरिका के खिलाफ प्रोग्राम किया था और उसके कुछ महीनों के बाद उनको जो है एक मुमकिन है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं आया। हाँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है वो कोई इतने इम्पोर्टेंट शख्सियत भी नहीं थे। उनके पास पाकिस्तान का कोई ओहदा नहीं था, वो एक आम इंसान थे। अब वो किस-किस तरीके से यहाँ पे कितने लोग रोज़ाना डिपोर्ट होते होंगे, हमें तो नहीं पता। जो इन उन्होंने प्रोग्राम में बात की कि हुसैन हक्कानी ने ये सारे रेज़ीम चेंज की है और मेमो गेट और ये सारा, ये बात कैसे इमरान खान के ज़हन में आई कि अब मैं ये बात कर दूँ? क्योंकि ये बात तो दफ़न हो गई है, जनरल पाशा दफ़न हो गए हैं। अ, मैं ये बात उसी से जुड़ती है जो हम पहले बात कर रहे थे कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने ट्विटर पर ये एक थ्रेड किया। और आजकल आप पीटीआई के सोशल मीडिया को देखा करें कि वो क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उससे अपनी अगली ही तकरीर में इमरान खान साहब ने वो बात कर देनी होती है। ये थ्रेड वहां से चला, मैंने भी वो थ्रेड देखा और मैंने उस थ्रेड पर सिर्फ एक कमेंट किया कि अगर हम ये बात दुरुस्त मान लें कि जी ये जनरल बाजवा ने जो है ये सारा कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया, हुसैन हक्कानी को हायर किया और ये सारा कुछ रावलपिंडी से शुरू हुआ, तो फिर ये तो सबसे पहले डिबंक करता है उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जो इमरान खान साहब इतने अरसे से चला रहे हैं कि अमेरिका ने साइफर भेजा तो उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ। वो जो है पीटीआई का सोशल मीडिया, उसने उस थ्रेड को लेके एक पूरी कैंपेन शुरू कर दी, हैशटैग्स चलाने शुरू कर दिए और फिर जो है आपने देखा कि अब वो इमरान खान साहब के इंटरव्यू में भी उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। हकीकत होना जरूरी नहीं है, सिर्फ हकीकत जिस तरह से वो बना के अपने हामियों के सामने पेश करना चाह रहे हैं कि पहले जो है वो ये था कि जी रेजीम चेंज मुबैना तौर पर अमेरिका ने करवाया, फिर ये कि जनरल बाजवा ने करवाया, अब ये है कि जी नहीं वो हुसैन हक्कानी ने करवाया। तो ये तो खुद गोल-गोल घूम रहे हैं, इनका अपना किसी बात पे इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो कोई अकल समझ रखने वाला बंदा कैसे इनकी बात पे यकीन करे? बिल्कुल।